नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में रात से बदलेगा मौसम, 6 जिलों में होगी मध्यम बारिश, अन्य में हल्की बूंदाबांदी के आसार। 11 से चलेंगी उत्तर पश्चिमी हवाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सीएम की प्लाईवुड इंडस्ट्री को राहत, लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटाई, 2% की जगह 1% देनी होगी फीस। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में आई भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हरियाणा में मकान मरम्मत के लिए बीपीएल परिवारों को मिलेंगे 80,000 रुपए, इन कागजातों के साथ फटाफट करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। जींद में कांग्रेस का जनमिलन समारोह, भूपेंद्र हुड्डा बोले सरकार के पोर्टलों से तंग आ चुके हैं लोग, सत्ता में आते ही सब बंद करेंगे। एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 33 मेडल झटके, 10 गोल्ड 6 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज शामिल। पदक जीतने वाले को सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। हिसार कृषि मेले का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ, बोले भारत विश्व की 5वीं शक्ति, सब किसान जवान और खिलाड़ियों के बल पर है। हमास के हमले में 700 लोगों की मौत, 10 नेपाली छात्र भी मारे गए, अमेरिकी नागरिक लापता, तो वहीं भारतीय स्टूडेंट्स को सरकार रेस्क्यू करेगी। वर्ल्ड कप में भारत का जीत से आगाज, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, राहुल ने छक्का लगाकर जिताया, कोहली ने बनाए 85 रन। इजराइल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम, सोना फिर से 58,000 तो चांदी 70,000 जा सकती है, अभी 56,539 पर है गोल्ड। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीती रात से मौसम का मिजाज बदल गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में रात से 9 अक्टूबर तक बारिश का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके कारण आज यानी कि 9 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर हरियाणा के 6 जिलों में हल्की से मध्यम और अन्य जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। इसके बाद 11 अक्टूबर से एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी कायम है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार माने तो धान की कटाई हो रही है। इसके बाद अब सरसों की बिजाई प्रारंभ होगी। मौसम के इस बदलाव से इन किसानों को लाभ पहुंचेगा। बारिश के बाद चलने वाले उत्तर पश्चिमी हवाओं से मौसम सर्द बनेगा, तो यह मौसम सरसों की बिजाई के लिए अच्छा माना जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम ने व्यापारियों की मांग को देखते हुए लकड़ी खरीद पर मार्केट फीस घटा दी है। अब लकड़ी व्यापारियों और प्लाईवुड उद्यमियों को 1% मार्केट फीस देनी होगी। पहले हरियाणा में 2% मार्केट फीस सरकार द्वारा ली जाती थी। इसके अलावा सीएम ने जनसंवाद के दौरान यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 15 सड़कें मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे परिवार जिनका व्यवसाय के हिसाब से बिजली का बिल ज्यादा आता है, उन परिवारों का फिजिकल सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे के हिसाब से जो भी इन परिवारों को सुविधा संभव होगी उन्हें दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर जिले में बीपीएल के दिसंबर 2022 में 55,693 कार्ड बने थे, जबकि अब 71,388 कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी बीपीएल कार्ड धारकों को 2 लीटर सरसों का तेल राशन डिपो के माध्यम से दिया जाएगा। हरियाणा के खिलाड़ियों की एशियन गेम्स में धूम रही। खेल श्रृंखला में 33 खिलाड़ियों ने मेडल अपने नाम किए। इनमें 10 गोल्ड 6 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 17 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल जीता, जबकि 16 ने टीम इवेंट में मेडल हासिल किए। हरियाणा के 4 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, पलक गुलिया व मनु भाकर, रिदम सांगवान की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस बार भी पहले की तरह ही सबसे अधिक मेडल निशानेबाजी और कुश्ती में आए हैं। हरियाणा सरकार गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़, सिल्वर विजेता को 1.5 करोड़, वहीं ब्रॉन्ज विजेता को 75 लाख और एशियाई खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगी। वहीं 25 अक्टूबर से गोवा में शुरू होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में 800 खिलाड़ी शामिल होंगे। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों के अधिकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। कमेटी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह 2 से 6 महीने के लिए स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति कर सके। इसके साथ ही स्कूलों में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच रेशो को दुरुस्त करने के लिए सरकार MIS सिस्टम को भी लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संवाद करते हुए इसका खुलासा किया है। हरियाणा में कुल मिलाकर 14,000 स्कूल हैं, तो वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा में 20 से 22 लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
हरियाणा में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाना है। दोनों दिन दो शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग इस परीक्षा में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। परीक्षा होने के 1 महीने बाद इस परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा के 18 जिलों के 1072 परीक्षा केंद्रों पर ग्रुप डी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यदि कोई भी अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो उस पर केस भी किया जाएगा। पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी और सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जो सीधे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में बनने वाले कंट्रोल रूम से जुड़े होंगे। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी की परीक्षा के लिए ग्रुप सी की तर्ज पर आइरिस यानी आंख की पुतली के साथ मिलान के माध्यम से ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यदि फिर भी ऐसा करता है तो उनके विरुद्ध केस दर्ज कराए जाएंगे और उनकी परीक्षा को रद्द करवाया जाएगा। आयोग ने सरकार से यह भी मांग की है कि ग्रुप डी के उम्मीदवारों को परीक्षा की निःशुल्क यानी फ्री यात्रा का लाभ दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस के संगठन को लेकर तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि उनकी कभी लिस्ट आती है तो कभी लिस्ट फट जाती है। कई फार्मूले उनके नेता लगा चुके हैं, वे जैसे तैसे प्रदेशाध्यक्ष बना पाए हैं। इसमें भी 4 अन्य पीछे लगाने पड़े हैं। अब जिलों में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। हमें फिलहाल अपने संगठन पर गर्व है। साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही कोई मांग है। यहाँ पर हम पहले से ही गरीबों को चिन्हित करके उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर बननी है। अब तो सिर्फ इसका अनुपालन का विषय है। हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खारिज कर दिया। सीएम ने कहा कि यह सच नहीं है। हमने कभी भी भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया है, चाहे वह राजनीतिक हो या फिर नौकरशाही। अपनी सरकार के बचाव में खट्टर ने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने कुछ गड़बड़ियों को छोड़कर एक अच्छी सरकार चलाई। बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जींद रैली में बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहने पर भाजपा छोड़ने की धमकी दी थी। इसके साथ ही सिंह ने जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस पर अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अभी भी काफी समय है। उन्होंने कहा कि आज निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं है। खट्टर ने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और जेजेपी के बीच गठबंधन का मुद्दा केंद्रीय आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा और यह राज्य भाजपा का अधिकार क्षेत्र नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह द्वारा जींद में बड़ी रैली के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रविवार को जींद में जन मिलन समारोह किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल नहर को लेकर फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। अब केंद्र को चाहिए कि वे सीपीडब्ल्यूडी से पंजाब की सीमा में नहर का निर्माण करवाकर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी तुरंत प्रभाव से दिलवाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता अब बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। 36 बिरादरी के लोग वर्तमान गठबंधन सरकार से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। तंग आए लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपने का पक्का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी जैसे पोर्टलों ने जनता का जीना हराम कर दिया है। कांग्रेस सत्ता में आते ही इन तमाम तरह के पोर्टलों को बंद करेगी जो लोगों के जी का जंजाल बने हुए हैं। उन्हें जनता से जो भी सुझाव विभिन्न संगठनों से मिल रहे हैं उनका पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है। सत्ता में आते ही वह जनहित में वे तमाम जरूरी कदम उठाएंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। अंबाला में प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। धान के अवशेषों में आग लगाने पर प्रशासन की कार्रवाई से खफा किसानों की गुरुद्वारा मर्दो साहिब में मीटिंग हुई, जिसमें किसानों ने प्रशासन को आग लगाने की खुली चेतावनी दी है। मीटिंग के बाद नवदीप सिंह जलभेड़ा ने सोशल मीडिया पर आकर एसडीओ को खेत में ही आग में जलाने की धमकी दी, तो वहीं प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए नवदीप सिंह ने कहा कि किसान ऐसे ही खेतों में आग लगाएंगे। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। जिस डीसी और एसडीओ में हिम्मत है वह रोक कर देख ले। फैक्ट्री वाले पूरे साल प्रदूषण फैलाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और किसान 15 दिन अगर पराली में आग लगाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किए जाते हैं। किसानों के पास आग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू में कांग्रेस ने ब्राह्मण समाज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। कांग्रेस ने 2019 में ही यह फैसला ले लिया था कि सत्ता में आते ही डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ब्राह्मण सहित अन्य सामान्य श्रेणी की जातियों को 10% आरक्षण,
DBPG के माध्यम से दिया गया था, जिसे सरकार ने छीनने का काम किया। कांग्रेस की सरकार बनते ही यह कोटा फिर से बहाल कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में डोलीदार जमीन का कानून आया था, जिसे भाजपा ने निरस्त करने का काम किया। सत्ता में आते ही उस कानून को भी लागू किया जाएगा। वहीं उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस सत्ता में आते ही एक मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन भी किया जाएगा। कांग्रेस कार्यक्रम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी भाजपा पर हमलावर होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की दूसरी बार सरकार नहीं बनती। लोगों ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन जेजेपी ने उनका साथ देकर जनता की इच्छाओं के विरुद्ध सत्ता में लाने का काम किया। उनका गठबंधन कोई जनता के कार्यों के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार और लूट खसोट के लिए हुआ है। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU में रविवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ किया। उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। धनखड़ ने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं शक्ति है। यह सब कुछ देश के किसान, जवान और खिलाड़ियों के बल पर है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। मुझे गर्व है कि हिसार कृषि विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। वे काफी ईमानदार नेता थे, किसानों के दर्द को समझते थे। उनके नाम से बनी यह यूनिवर्सिटी देश का नाम रोशन कर रही है। धनखड़ ने टूरिंग कार से मेले में लगाई गई करीब 200 स्टॉलों का अवलोकन भी किया। उनके साथ कृषि मंत्री JP दलाल भी मौजूद थे। HAU के कुलपति BS काम्बोज ने कहा कि बासमती की खेती में भी अब हरियाणा नंबर 1 हो गया है। साथ ही झींगा भी इस उत्पादन में प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि किसानों के लिए सोनीपत के गन्नौर में देश की सबसे बड़ी गन्ना मंडी बनाई जा रही है। यह मंडी लगभग बनकर तैयार हो गई है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को लेकर हरियाणा की इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो के प्रधान महासचिव और अभय सिंह चौटाला ने दो टूक बात कही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसी को जरूरत होगी तो हमारे दरवाजे पर आएगा, हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। मीडिया से बातचीत में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने हमेशा एक बात कही थी कि चौधरी देवलाल का सम्मान दिवस मना रहे हैं। जिन नेताओं को निमंत्रण दिया है वह आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। किसी के पास समय नहीं था तो वो नहीं आए। अभय सिंह चौटाला से जब पूछा गया कि इस तरह की चर्चा है कि पूर्व कांग्रेस CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में जाकर अड़ गए, इसलिए अभय सिंह चौटाला को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इस पर अभय ने जवाब देने की बजाय इसे हंसी में टाल दिया। हरियाणा में BPL परिवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिलता था, लेकिन पिछले साल सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी BPL परिवारों को इसमें शामिल किया था। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम BPL सूची में दर्ज होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता का अपना घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए। जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो प्रार्थी के पास अपना परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, BPL राशन कार्ड होना चाहिए, SC/BC यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या फिर पानी बिल में से कोई भी 2, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का एक प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बात करें तो अनेक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होने चाहिए या फिर इसके समकक्ष डिप्लोमा धारक होने चाहिए। आवेदकों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इजराइल और हमास की जंग के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है और इससे सोना चांदी को सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अभी सराफा बाजार की बात करें तो 24 कैरेट सोने के दाम 56,539 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी 67,095 रुपए प्रति किलो पर है। आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बनती है तो लोग सोने में निवेश बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि सोने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और उसकी कीमत नहीं घटेगी। इसकी वजह से आने वाले दिनों में सोने की मांग बढ़ सकती है। इससे सोना 58,000 तो वहीं चांदी 70,000 तक जा सकती है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 4,508 रुपए कम हुई है और ये 71,603 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 8 अक्टूबर को 67,095 रुपए पर आ गई है। भारत में सोने की मांग 3 तरह से होती है। पहला गहनों के रूप में, दूसरा निवेश के लिए, तो वहीं तीसरा केंद्रीय बैंक अपने पास रिजर्व रखने के लिए भी सोना खरीदते हैं। भारत में हर साल आपको बता दें कि 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जिसमें से 1 टन का उत्पादन भारत में होता है, बाकी का आयात किया जाता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।